वंदे मातरम बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र बने हैं, जिसमें पहले चित्र में जो है हरी बत्ती चलने का संकेत दे रही है और दूसरे चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को शांत बैठने का संकेत दे रही है। और तीसरे में नन्हा बालक, एक छोटा सा बालक जो है वो अपनी माँ को बुलाने का संकेत कर रहा है। संकेतों के माध्यम से कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन सभी बातें संकेतों में नहीं कही जा सकती। कई बार संकेतों में बातें स्पष्ट नहीं हो पाती, अतः अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बोलना अथवा लिखना आवश्यक है। ऐसा आप भी जानते हैं कि इशारा करके हम हर बात को, अपने मन के भावों और विचारों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है या फिर हमें बोलना पड़ता है। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। टीवी सीरियल, फिल्म आदि से कलाकार बोलकर क्या करते हैं, हमें समझाते हैं और हम सुनकर समझ पाते हैं। समाचार पत्र ले लीजिए, न्यूज़पेपर, पत्र में लिखकर समाचार प्रकट करते हैं और हम पढ़कर समाचार समझते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। अभी हमने भाषा का परिभाषा जाना, अब हम उसके रूप जानेंगे। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम मौखिक यानी कि जो बातें हम बोलते हैं और दूसरा सुनकर समझता है, लिखित जो हम लिख कर देते हैं और दूसरा जो है वो पढ़कर समझता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मौखिक भाषा को जानेंगे। जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, माता और बालक दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बच्चा बोल रहा है और माँ जो है उसे सुन रही है, अर्थात ये जो है वो मौखिक भाषा है। अभी हम जानेंगे लिखित भाषा। जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, बालक पिकनिक पे जाने वाला है, कुछ सामान की उसे जरूरत है तो उसने लिख कर दिया और माँ ने उसे ठीक कहा कि मैं इसे लाकर दूंगी। इस प्रकार से माँ और बच्चे में लिखित रूप में बातें हो रही हैं, इसलिए इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा ही है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भाषा आदान प्रदान का उत्तम साधन है। मातृभाषा जानेंगे। मातृभाषा यानी कि जो बच्चा अपनी माँ से और अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चा अपने परिवार में रहता है, अपनी माँ से अक्षरों को सीखता है जो माँ उसे बोलती है। धीरे धीरे वो शब्दों को सीखता है। जैसे अगर कोई मराठी बच्चा है, कोई पंजाबी फैमिली में जन्म लिया है, तो वो सबसे पहले क्या सीखेगा, पंजाबी सीखेगा। और अगर मराठी फैमिली में जन्म लिया है तो मराठी सीखेगा। इस प्रकार बच्चा जो अपने परिवार और अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी और अमेरिका में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अभी कुछ विशेष बातें जानते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला था। अतः भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं।
जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग ऑफिशियली ऑफिस वगैरह में कार्य के दौरान किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और हमारे भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ऑफिशियली वर्क किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। अब हम जानेंगे बोली। बोली का अभिप्राय जो है स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे भाषा अगर गुजराती हो गया तो बोली क्या हो गया, आप कच्छ में जाएंगे तो कच्छी बोली बोली जाती है। अगर राजस्थानी भाषा है और आप अगर बीकानेर में जाएंगे तो वहाँ राजस्थानी बीकानेरी बोली जाती है। तो एक क्षेत्र में जो जिस लैंग्वेज में जो भाषा में हम बात करते हैं उसको हम बोली कहते हैं और उसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि वो उतने ही एरिया में बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दो चित्र यहाँ पे बने हैं, एक में बड़े अच्छे से समझाया है राजस्थानी भाषा है और बोलियां क्या क्या है, बीकानेरी बोली, मेवाड़ी बोली, जोधपुरी बोली और फिर अंत में जो दिया है वो है जयपुरी बोली। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये चित्र बना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका भाषा लिखना है और उसके आसपास के गांवों में क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम जानेंगे भाषा और बोली में अंतर कि दोनों में अंतर क्या है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि भाषा जो है जैसे गुजराती भाषा पूरे गुजरात में बोली जाती है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है, जैसे कि कच्छी कच्छ में ही बोली जाती है और कहीं नहीं बोला जाता। उसी प्रकार भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक ही सीमित होती है। बोली में व्याकरण एवं सिद्धांतों का महत्व न देकर कहावतों, लोकगीत एवं लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे दिया है कि भाषा का साहित्य होता है, व्याकरण होता है। देखिए हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, वो भाषा के द्वारा ही पूर्ण हो पाया है। नहीं अगर भाषा नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते। लेकिन बोली से क्या है, बोली में हम सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, लोक कथाएं यानी लोगों के द्वारा जो कहानियां सुनाई जाती हैं, लोकगीत यानी लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं शादी ब्याह पे, सिर्फ मौखिक रूप ही बोली का होता है, लिखित रूप नहीं होता। अब हम जानेंगे कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कुल जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया, इन भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। अब हम जानेंगे बच्चों, भाषा तो हमने जान लिया, भाषा क्या है, भाषा कितनी है, बोलियां क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ये सब जानने के बाद अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। जब कभी भी हम लिखा हुआ देखते हैं, इंग्लिश बोर्ड कहीं लगी हो, हम समझ जाते हैं ये इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में होता है तो हम समझ जाते हैं ये हिंदी में लिखा है। उसी प्रकार कैसे समझ पाते हैं हम, क्योंकि उनका लिखने का तरीका हम देखते हैं। इसलिए जो लिपि जो है उसका परिभाषा जो है वो इस प्रकार है कि लिखने के ढंग और तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे मन में विचार और भाव आए हैं हम उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। इसके लिए क्या होगा, हमें लिख के रखना पड़ेगा, इसलिए लिखने के ढंग का विकास किया गया और इसी के माध्यम से वेद पुराण आदि ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। जैसे आप लोग रामायण वगैरह पढ़ते हैं, महाभारत है, ऐसी बहुत सी पुरानी कहानियां हैं। हिस्ट्री में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ये सब किसके द्वारा संभव हुआ, लिपि के द्वारा। भाषा के द्वारा संभव हुआ, लेकिन लिपि के ढंग और तरीका जब उसका विकास हुआ तो वो लिखा गया।
यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिपियों का नाम दिया हुआ है। ये हमारी भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पंजाबी, कोंकणी, जर्मन, बंगाली, इन सब की ये लिपियां हैं। लिखने का ढंग और तरीका जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे इसका परिभाषा जानेंगे लिपि का। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि किन शब्दों को मान्यता मिली, कैसे शब्दों को मान्यता नहीं मिली। तो यहाँ पे हम जानेंगे मानक भाषा, विद्वानों और शिक्षाविद द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है। बच्चों, जिस तरह साइंस में साइंस सब्जेक्ट है उसमें साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग खोज करते हैं, वैसे यहाँ पे विद्वान और शिक्षाविद हैं जिन्हें शब्दों का बहुत ज्ञान होता है, और उन लोगों ने ही जिन शब्द को स्वीकार किया है उनको हम मानक भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाया है अमानक, गए, नई, अंत, शुद्ध। ये जो मानक अमानक है इसे मान्य नहीं दिया गया है, ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। भाषा का शुद्ध रूप इस प्रकार समझाया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये रहा गए, नई, अंत और शुद्ध। ये जो है मानक भाषा है, इसको मान्यता मिली है। उसी तरह ये अमानक है, इसे मान्यता नहीं दी गई है, और ये जो है इसको स्वीकार किया गया है, ये जो है ये राइट है। अब हम जानेंगे साहित्य के बारे में। बच्चों, हम साहित्य तो पढ़ते ही हैं, जैसे कि हमने अभी पाठ पढ़ा था दादी माँ, फिर हमने कविता पढ़ा। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये जो हमने कविताएं पढ़ी, ये जो हमने कहानी पढ़ी, ये क्या है? साहित्य का रूप है, ये साहित्य के अंतर्गत ही आता है। साहित्य का अर्थ हम किस प्रकार समझेंगे? जैसे कि हम जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करते हैं, नॉलेज, हर चीज की जानकारी हमें मिलती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे साहित्य का परिभाषा इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ साहित्य का परिभाषा। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से ज्ञान प्राप्त को एकत्रित किया जा रहा है। एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य है। इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा इस प्रकार होगा कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यानी जो ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो प्रकार हैं, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य, जो कि हम पढ़ते हैं। हिंदी वसंत जो हमारा भाग 2 है उसके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ते हैं। पहला है गद्य साहित्य, जिन विचारों को साधारण रूप से लिखते हैं उसे हम गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, जैसे कि कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र आदि। फिर पद्य साहित्य, जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, कविता, गीत, पद, दोहा, छंद, चौपाई आदि। तो यहाँ तक हमने साहित्य के बारे में जाना। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण के द्वारा ही हम चीजों को शुद्ध रूप से लिखना जानते हैं। इसलिए व्याकरण का परिभाषा यहाँ पर यह है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अभी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण, व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण ही भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने वाला एकमात्र साधन है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य को विस्तार से समझाया जाता है। यानी कि हर एक चीज को पहले हम वर्ण सीखते हैं, फिर शब्द किस प्रकार बनेगा, फिर वाक्य किस प्रकार से बनेगा, क्या चीज कैसे फॉर्मेट होती है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ये सारी चीजें हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। इसलिए व्याकरण जो है वो हमें क्या कराता है? शुद्ध ज्ञान कराता है, यानी भाषा का सही नॉलेज हमें देता है। अब हम जानेंगे व्याकरण के प्रकार कितने प्रकार के हैं। इनके 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार।
इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो यहाँ बच्चों हमने जाना कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है, उसके क्या भेद हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, आओ पाठ दोहराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप एक एक करके अगर याद करेंगे तो सारी परिभाषाएं यहाँ पे आ गई हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो समझ लीजिए आपको भाषा चैप्टर का पूरा ज्ञान हो गया है। अब हम अभ्यास में आए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि क्या है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें जो भी वाक्य दिए हुए हैं उसमें सही गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ मैंने देखिए लगा के रखा है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। भाषा शब्द भास धातु से बना है, सही है। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत। बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, गलत। भाषा की राजभाषा मराठी है, गलत। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, गलत। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, सही। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है, सही। भारतीय संविधान में 24 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, गलत। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि जो वाक्य दिए हैं वो बताना है लिखित है या फिर ये क्या है, मौखिक है। अध्यापिका श्याम पट पर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। ये लिख रही है तो क्या हो गया, लिखित भाषा। रमेश अपने मित्र से फोन पर बात कर रहा है। यहाँ पे कोई भी लिखने का कार्य नहीं हो रहा, इसलिए ये मौखिक भाषा है। नेहा मोबाइल फोन से अपने मित्र को एसएमएस कर रही है, यानी वो लिख रही है, तो लिखित भाषा हुआ। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, ये लिखित है क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिखित भाषा। मम्मी बच्चों को कविता सुना रही है, यहाँ पे मौखिक भाषा आएगा क्योंकि लिखने का कार्य नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न है, वो मैंने राइट रॉन्ग यहाँ पे टिक मार दिया है, आप इसे देख सकते हैं। मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जोधपुरी बोली है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें मानक रूप लिखना है यानी शुद्ध करना है, वो मैंने यहाँ पे किया है, आप देखकर लिख सकते हैं। और नहीं तो आगे पाठ्य पुस्तक में दिया है, आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भाषाओं की लिपियां दी हुई हैं, लिखनी है वो भी आप आगे से देखकर लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। हिंदी का देवनागरी, जर्मन का रोमन, अंग्रेजी का रोमन, नेपाली का देवनागरी, बंगाली का बांग्ला, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का फारसी, संस्कृत का देवनागरी। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा पाठ खत्म हो गया। ये जो प्रश्न 6 है इसके उत्तर मैंने वर्कशीट में लिखकर भेजा है, तो आप वहां से देखकर लिख सकते हैं।